अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर आपको कॉमन बेस एम्पलीफायर का बता दिया गया था, तो इस लेक्चर के अंदर मैं डायरेक्टली आगे से कंटिन्यू करता हूँ कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर से। ठीक है, तो अगर आपको किसी पिछले टॉपिक में कोई इशू है तो वो आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं, या क्वेश्चन आंसर सेशन में पहले ही काफ़ी आपके आंसर्स जो हैं उनको क्वेश्चंस को आंसर किया जा चुका है। तो हमारे पास जो है लास्ट लेक्चर के एंड के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है आमतौर पे जब हम डिफरेंट किस्म के जो है रेजिस्टिव एक सिग्नल सप्लाई जिसकी आउटपुट रेजिस्टेंस या सोर्स रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, उसको जब हम कनेक्ट करते हैं एक लोड से जिसकी रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज है उसका एक मेजर पोर्शन सोर्स रेजिस्टेंस एंड सिग्नल सप्लाई रेजिस्टेंस के क्रॉस ही ड्रॉप हो जाता है और आउटपुट के ऊपर बहुत कम वोल्टेज आती है। और इसका हल हमारे पास क्या आ सकता है कि अगर कोई एक अदद ऐसी डिवाइस हमारे पास हो जिसकी इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत कम है और बेशक ओपन लूप वोल्टेज गेन 1 हो, उसको अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास 99 मिली वोल्ट तक, मतलब आधी वोल्टेज जो है आगे लोड तक ट्रांसफ़र हो सकती है। और इस तरह के वोल्टेज बफर या डिवाइस के बगैर अगर हम करेंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा लॉसेस आते हैं। ठीक है, तो इस तरह की एक डिवाइस जो हमारे पास है या एम्पलीफायर जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको कहते हैं कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है जो इनपुट प्रोवाइड की जा रही है वो हमारे पास बेस से है, जो आउटपुट हमारे पास आ रही है वो हमारे पास एमिटर से है। तो इसका मतलब है जो कॉमन टर्मिनल है वो हमारे पास यही है कलेक्टर का, तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। फर्दर इस कॉन्फ़िगरेशन को एमिटर फॉलोअर भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो एमिटर पे वोल्टेज है वो आमतौर पे बहुत करीब होती है, यूनिटी गेन के साथ तकरीबन एमिटर जो है वो बेस को फॉलो करता है, तो एमिटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन इसे कहा जाता है। अच्छा, तो इस केस में भी हम वही पैरामीटर्स एवेल्यूएट करेंगे, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, ओपन लूप वोल्टेज गेन, क्लोज लूप वोल्टेज गेन एंड ओवरऑल वोल्टेज गेन। तो जो सबसे पहले हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो हमने चीज़ें एवेल्यूएट करनी वो हमारे पास है इनपुट रेजिस्टेंस। अच्छा, अब यहाँ पे सरप्राइजिंग भी हमारे पास एक जो चीज़ है वो ये है कि लोड के बगैर हम इधर इनपुट रेजिस्टेंस एवेल्यूएट करें तो वो हमारे पास हमेशा इन्फिनिटी आएगी। अगर लेट से हमारे पास ये लोड नहीं लगा, ठीक है, और आपको जैसे पता है कि इनपुट रेजिस्टेंस के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एम्पलीफायर को कंसीडर करना है, तो ये सिग्नल सप्लाई के लिए करते हैं। तो इस केस में अगर आप इनपुट रेजिस्टेंस को चेक करेंगे इधर से देखते हुए तो आपको पता चलता है कि जी इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं कनेक्टेड है, तो यहाँ से तो करंट ही नहीं फ्लो करेगा। ठीक है, करंट को गुजरने के लिए रास्ता नहीं है तो एमिटर करंट कुछ नहीं होगा। अगर एमिटर करंट आपके पास कोई नहीं फ्लो करता, जिसको हम कहेंगे आई ई इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि बेस करंट भी आपके पास 0 हो जाएगा। 0, अगर बेस करंट आपके पास 0 हो जाएगा तो जब आप इनपुट रेजिस्टेंस निकालेंगे वी आई ओवर आई बी तो वो इन्फिनिटी आएगी आपके पास। तो ये एक प्रैक्टिकली आपके लिए इतनी यूज़फुल इंफॉर्मेशन नहीं है, वो आपको पता है। तो हम आमतौर पे क्या करेंगे कि इस केस में जो ये लोड लगा है हमारे पास, इस लोड को हम कंसिडर करेंगे इनपुट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, तो उस केस में जब हम ये शुरू करते हैं इसको, तो हमारे पास जो है इस पॉइंट के ऊपर जो वोल्टेज है वो हमने अप्लाई की है वी इनपुट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वी इनपुट अप्लाई की है, तो यही वोल्टेज आपके पास इस नोड के ऊपर यहाँ पे भी वी इनपुट आ रही होगी। अब वी इनपुट अगर यहाँ पे आ रही है तो टोटल ये मीटर करंट हमने निकालना है, तो ये मीटर करंट किसके बराबर होगा? ठीक है, ये मीटर करंट होगा आपके पास वी आई जो नोड पे वोल्टेज है डिवाइडेड बाय आर ई प्लस आर एल। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखें, तो ये मीटर करंट आपके पास आ गया। अच्छा, अब चीज़ क्या है कि जहाँ पे आपने सप्लाई, जिस पॉइंट से आप रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं, जो कि ये वाला पॉइंट है,
ठीक है। तो इस पॉइंट से हमारे पास जो करंट फ्लो कर रहा है वो एमिटर करंट नहीं है, वो बेस करंट है। और जो बेस करंट आपके पास है वो बेस करंट एमिटर करंट डिवाइडेड बाय बीटा प्लस वन, मतलब उससे बीटा प्लस वन टाइम्स कम वैल्यू रखता है। तो आप जो हैं ये पूरा ये करंट निकालने के लिए आपके करेंगे जो एमिटर करंट आपने वैल्यूएट किया था, ठीक है, तो उस एमिटर करंट को आप डिवाइड कर देंगे बीटा प्लस वन से। तो जो ये रिलेशन आपके पास आएगा आई बी इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाता है वी आई डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा, पहली चीज़ है आर ई प्लस आर एल जो कि ये रेजिस्टेंस है, और मल्टीप्लाई आपके पास ये वाली जो टर्म है ये भी आ जाएगी जो कि है बीटा प्लस वन। ठीक है, तो इसके अंदर जो ये टर्म है ये इधर आ गई, और जो ये बीटा प्लस वन की टर्म है आपके पास वो आपके पास यहाँ पे आ गई, और वी आई नोड के वोल्टेज है। तो इसी को जब आप जो है कन्वर्ट करेंगे वी आई ओवर आई बी, क्योंकि आपने यहाँ पे मेंशन है कि निकालना है, जब आप ये निकालना शुरू करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे कि वी आई इधर रखा, आई बी को डिवाइड कर दिया, और ये सारी की सारी टर्म न्यूमरेटर में आ जाएगी, और वो न्यूमरेटर में आई हुई टर्म आपके पास ये है बीटा प्लस वन आर ई प्लस आर एल। और इन सिंपल वर्ड्स इस सब का क्या मतलब है कि आपके पास जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो इनपुट रेजिस्टेंस आपके पास ये है कि यहाँ से देखने पे रेजिस्टेंस थी आर ई प्लस आर एल, तो इधर देखने के ऊपर रेजिस्टेंस रिफ्लेक्शन रूल की वजह से बीटा प्लस वन से मल्टीप्लाई कर, तो ये सारा आप डायरेक्ट भी इन स्टेप्स के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आ गई। गुड। सेकंड जो चीज़ हमने निकालनी है वो हमने निकालनी है अब इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब जब आउटपुट रेजिस्टेंस हमने निकालनी है तो हमारे पास अभी भी कॉन्फ़िगरेशन तो उसी तरह की है कि सिग्नल सप्लाई जो है वो यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, और सिग्नल सप्लाई कनेक्टेड ना होने की वजह से आपने जो नॉर्मली इसको ऑपरेट करवाना था वो आपने करवाना था कि जैसे यहाँ पे एक वी आई आपके पास सप्लाई लगी हुई है, ठीक है, वी आई यहाँ पे करके, लेकिन जब आप आउटपुट के टर्मिनल से चेक करेंगे, ठीक है, ऑपरेट करवाने के लिए, तो आप इस सप्लाई को सप्रेस कर देंगे। ये आपने इसको सप्रेस करके ग्राउंड इधर कर दिया। तो जब ग्राउंड कर दिया तो इस नोड से, अच्छा यहाँ पे ना दो केसेस बनते हैं, एक केस बनता है कि आप अगर इस आर एल को कंसिडर करना चाह रहे हैं, दूसरा केस बनता है अगर आर एल को कंसिडर नहीं करना चाह रहे। हम दोनों को देख लेंगे। पहले जो आपके पास यहाँ पे वैल्यूएटेड है उसमें आर एल को कंसिडर नहीं किया, ठीक है, तो लेट से ये भी आपके पास नहीं लगा हुआ। तो इस पॉइंट से आप देख रहे हैं ग्राउंड तक आपने पहुंचना है, तो रेजिस्टेंस क्या नज़र आती है, एमिटर के पर्सपेक्टिव से रेजिस्टेंस आर ई नज़र आएगी, और दूसरा नोड ये ग्राउंड पे है, तो यहाँ पे 0 वोल्ट्स है। यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान में आर ई रेजिस्टेंस होगी, तो ये है नॉर्मल जो। दूसरे केस में अगर आप कहते हैं कि नहीं जी लोड रेजिस्टर को हमने इनपुट रेजिस्टेंस निकालते वक्त यूज़ किया है तो अब क्यों नहीं हम कर रहे, तो हम वो भी काम कर सकते हैं। जब उस केस में हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रेजिस्टेंस आ जाएगी इस नोड के ऊपर देखने पे, ऊपर को रेजिस्टेंस आर ई है, नीचे को रेजिस्टेंस आर एल है, तो ग्राउंड तक जाने के लिए आर ई का भी रास्ता है और आर एल का भी रास्ता है, जिसका मतलब है कि ये दोनों रेजिस्टर आपके पास पैरेलल आ जाएंगे। इसको आर आउट कह देते हैं, इज इक्वल टू आर ई इन पैरेलल विद आर एल। ठीक है, अगर आपने जो है
आउटपुट पे लोड रजिस्टर को भी कंसिडर करना है। तो ठीक है, दोनों केसेस में हमारे पास आ जाता है, केस बाय केस आपने देखना है कि कहाँ पे आपसे ये चीज़ पूछी गई है। ठीक है, लेकिन एक जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि अगर लोड रजिस्टर आप नहीं कंसिडर करते, नॉमिनली नहीं किया जाता, तो उस केस में आपके पास आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत कम है, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। आप आइडियली आपके पास, क्योंकि यहाँ से लोड की तरफ नॉर्मल एम्पलीफायर में एक डिवाइडर लग रहा होता है, तो जितनी कम आपके पास आउटपुट रेजिस्टेंस होगी उतनी अच्छी बात है। इसी तरह जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो आपके पास आर ई प्लस आर एल मल्टीप्लाइड बाई बीटा प्लस वन, मतलब काफ़ी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज वैल्यू है आपके पास। ये भी अच्छी बात है। ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए थी कि इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई हो और आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत कम हो, तो भी एक अच्छा वोल्टेज बफर बन सकता है। सो फार सो गुड, दो ये चीज़ें जो हैं ये आपके पास आ गई। थर्ड जो एस्पेक्ट है वो हमारे पास आता है कि जी कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का जो है वोल्टेज गेन हमारे पास क्या है। अब यहाँ पे भी हम उसी तरीके से देखते हैं, तो हमारे पास चीज़ आती है कि अगर तो आप इसको चेक कर रहे हैं विदाउट एनी लोड रजिस्टर, ठीक है, लोड रजिस्टर के बगैर अगर आप चेक कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आप जो चीज़ एवेल्यूएट कर रहे हैं वो है ए बी ओ, ये मेरे ख्याल में इसका लेबल जो है ए ओ बी होता है, ए बी ओ, ए बी ओ ये, ठीक है। आप ए बी ओ एवेल्यूएट कर रहे हैं जिसके अंदर ना ये चीज़ लगी है और ना ये चीज़ लगी हुई है। इस पॉइंट के ऊपर आपके पास वोल्टेज वी आई है और इस पॉइंट पे वोल्टेज वी आउटपुट है। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि जी यहाँ पे हमारे पास इस नोड के ऊपर इधर से देखने पे आगे ओपन सर्किट है। अगर ये रजिस्टर नहीं लगा आर एल और यहाँ पे और भी कुछ नहीं लगा हुआ, तो ओपन सर्किट है। तो उस केस में जो वी इनपुट आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे वही वी इनपुट आपके पास इस नोड पे आएगा, क्योंकि ये एक ही नोड है, और वही इसके अक्रॉस आपके पास जो ड्रॉप है माइनस वो हो जाएगा 0 वोल्ट। तो यहाँ पे भी आपके पास भी आउटपुट इज इक्वल टू वी इनपुट आ जाता है। तो ए वी ओ इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो उसके लिए आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, तो जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली आपके पास यहाँ पे आएगा। पर ये नॉन प्रैक्टिकली इस तरीके से बहुत कम होता है। तो हम जो है ये क्लोज लूप वोल्टेज गेन ए बी यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। क्लोज लूप वोल्टेज गेन में हमारे पास ये वाली टर्म नहीं रहेगी, लोड रेजिस्टर है आर ई है और यहाँ पे आपके पास वी आई आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे वी आई है तो उसका मतलब है इधर भी वी आई है, और आपने आउटपुट जो है वोल्टेज यहाँ पे निकालनी है। पर अब आपके पास ये आर एल है, तो यहाँ पे वी इनपुट है जो कि इस पॉइंट से ग्राउंड के दरमियान में टोटल मतलब नोड पे आ रही है, और वी आउटपुट यहाँ से ग्राउंड के दरमियान में। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा वोल्टेज डिवाइडर इधर सिंपली लगेगा, लोड रेजिस्टर डिवाइडेड बाय लोड रेजिस्टर प्लस आर ई, मतलब कि एमिटर रेजिस्टेंस के साथ जो ये वोल्टेज डिवाइडर लग के आपके पास रिजल्ट आएगा। अब टिपिकली आपके पास जो आर ई है इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक है। तो जो आर ई है ये आपके पास रिलेटिवली कम होगा। लोड रेजिस्टर फिर आपके पास अगर नॉमिनल वैल्यू का भी था, ठीक है, लेट से 100 ओम का था, 200 ओम्स का था, डायरेक्ट आप इसको 100 किलो ओम के रेजिस्टर से नहीं लगा सकते थे, लेकिन जब ये आपने बीच में वोल्टेज बफर लगाया तो आउटपुट रेजिस्टेंस आर ई कम है, और इस केस में जब ये वोल्टेज डिवाइडर आप लगाते हैं आर ई निगलेक्ट कर सकते हैं सॉल्व करते हुए, एक्चुअल वैल्यू के ऊपर होगा पर टिपिकली कर सकते हैं, तो ये भी अप्रोक्सीमेटली आपके पास 1 के बराबर आ जाता है, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया क्लोज लूप वोल्टेज गेन। इधर साथ में जो है हमारे पास ये भी आ रहा है, यहाँ पे ओपन लूप वोल्टेज गेन का भी लिखा है, इसी रिलेशन से भी आप ओपन लूप वोल्टेज गेन निकाल सकते हैं ए वी का, क्योंकि ओपन लूप वोल्टेज गेन में आर एल इन्फिनिटी होता है, तो ए वी के अंदर आर एल को इन्फिनिटी प्लेस करें तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आपके पास 1 को अप्रोच करेगा।
अच्छा जी, अब जो हमारे पास लास्ट जो इसका पैरामीटर निकालना है वो हमने निकालना है ओवरऑल वोल्टेज गेन, जिसमें हमने कुछ भी नेगलेक्ट नहीं करना, आर सिग्नल को भी रखना है, आर एल को भी रखना है और वी सिग्नल के पॉइंट से आउटपुट तक जाना है। तो अब यहाँ पे चीज़ ये है कि इस पॉइंट से यहाँ पे जो वोल्टेज है उसको हमने लेबल किया था वी आई, और ये वाले थे हमारे पास वी आउटपुट। तो वी आई से वी आउटपुट तो गेन हमें पहले ही पता है, ठीक है। वो क्या था, ए बी इज इक्वल टू आर एल ओवर आर एल प्लस आर ई। ये लिखा नहीं जा रहा इस तरीके से, तो इस तरीके से था। आप चाहें तो उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस केस में जो है हम इसको पूरे को एक डायरेक्टली भी सॉल्व किया जा सकता है इसको, ठीक है। वो कैसे कि आप जो है पहले चीज़ चेक करेंगे जी, इस पॉइंट से आगे आपको क्या रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। वो इनपुट रेजिस्टेंस हमें पता है, आप ये सर्किट को देख के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आर ई प्लस आर एल, और रेजिस्टेंस रिफ्लेक्शन रूल लगेगा तो वो आपके पास बीटा प्लस वन करके हो जाएगी। तो जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो आपके पास ये टर्म है, ठीक है। ये आपके पास आ गई इनपुट रेजिस्टेंस, और जो सेकंड आर सिग्नल है, आर सिग्नल तो आपके पास अलग से गिवन होगा, वो आ गया। तो अब हम यहाँ पे जब वोल्टेज डिवाइडर एक लगाएंगे इस डायरेक्शन में देखने पे हमारे पास ये जो इनपुट रेजिस्टेंस नज़र आ रही है उसकी वैल्यू हमें पता है, आर इनपुट ओवर आर इनपुट प्लस आर सिग्नल, तो ये हमें इस नोड पे वोल्टेज दे देगा। तो ये हमारे पास जो है आर सिग्नल जो यहाँ पे है वो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। इसका कलर हम थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं, ये आर सिग्नल आ गया। तो ये उसी रिलेशन को लिखा है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे आपने नहीं वैसे निशान, यहाँ से आप देख सकते हैं कैसे है। अच्छा जी, गुड, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है ए बी से। अब ए बी क्या होता था, ए बी हमें बता रहा होता है कि हमारे पास इस नोड से लेके आउटपुट तक जो है वो क्या गेन आ रहा है, ठीक है। तो वो हमने पहले वैल्यूएट कर लिया था, वो हमारे पास क्या था, इधर लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ दोबारा से, ए बी इज इक्वल टू आर एल ओवर आर एल प्लस आर ई, ये आर है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब इधर क्या चीज़ है कि ये इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ए बी की टर्म आपके पास इधर लिखी हुई है, दूसरी टर्म ऊपर लिखी हुई है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये चीज़ चेक करते हैं कि ये जो लिखा है डिनोमिनेटर और जो ये वाली टर्म है ये एक जैसी है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो सकती है जब मल्टीप्लाई करेंगे टर्म्स को, ठीक है। जब कैंसिल आउट हो जाएंगी तो रिमेनिंग आपके पास बीटा प्लस वन आर ई प्लस आर एल की बजाय ये जो न्यूमरेटर है इसका वो आर एल इधर रह जाएगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास जो वोल्टेज गेन आया वो आपके पास आ गया बीटा प्लस वन आर एल डिवाइडेड बाई बीटा प्लस वन आर एल प्लस बीटा प्लस वन आर ई प्लस आर सिग्नल। गुड, हमारे पास रिलेशन आ गया। अब यहाँ पे आपको जैसे याद होगा कि हमने पिछले केसेस में भी इवेल्युएट किया था कि हमारे पास जो ये आउटपुट रिलेशन आया है क्या ये एक ख़ास पैटर्न को फॉलो करता है कि नहीं। जो पैटर्न था वो ये था कि आउटपुट पे ओवरऑल आपने देखने क्या आपके पास नोड के ऊपर रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, ठीक है, आउटपुट टर्मिनल पे, जो आपने पहले आउटपुट रेजिस्टेंस एक तरह की वैल्यू भी की थी उसको हम देखते हैं क्या आती है। और आउटपुट रेजिस्टेंस के अलावा आपने जो है निचले साइड के ऊपर जो है आपके पास इनपुट ओवरऑल रेजिस्टेंस होगी। आउटपुट रेजिस्टेंस इस नोड से देख रहे होंगे, जो इनपुट रेजिस्टेंस है आपके पास वो आपने इस नोड से देखनी है ओवरऑल सर्किट की, ठीक है, लोड और सब कुछ कनेक्ट करके। और जो थर्ड एक आपके पास फैक्टर होगा वो होगा कि ये करंट आउटपुट की तरफ जाते हुए किस टर्म से मल्टीप्लाई, हम यहीं से स्टार्ट लेते हैं। जो ये टर्म हमारे पास है कि जी
यहाँ पे बेस करंट है और यहाँ पे जो आउटपुट की साइड पे करंट फ्लो कर रहा है ट्रांजिस्टर के अंदर वो है एमिटर करंट जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है बीटा प्लस वन से। तो ये वाली जो टर्म है ये आपके पास वो हो गई। बास केसेस में ये अल्फा थी हमारे पास, बास केसेस में ये हमारे पास जो है बीटा थी, इस केस में ये बीटा प्लस वन है। गुड। आउटपुट रेजिस्टेंस की बात आती है तो आउटपुट रेजिस्टेंस के केस में आपने क्या करना है, आपने ये सप्लाई को सप्रेस कर दिया। जब आपने इसको सप्रेस कर दिया तो आपके पास जो है यहाँ पर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर भी ज़ीरो है वोल्ट, और आप आगे आके देखते हैं 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट है, इधर के ऊपर आपने टेस्ट करना है क्या है, तो ये पॉइंट आप ग्राउंड कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऑरेंज जो ये लाइन लगी है, इधर से देखने पे हमें दो रास्ते नज़र आते हैं। एक रास्ता हमें नज़र आ रहा है ये RL का, दूसरा रास्ता हमें नज़र आ रहा है ये RE, ठीक है। और RE प्लस R सिग्नल है, रेजिस्टेंस रिफ्लेक्शन रूल लगेगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास RE प्लस सिग्नल डिवाइडेड बाय बीटा प्लस वन, ठीक है। ये टॉप के ऊपर हो गया और नीचे वाली जो जगह है वो हमारे पास हो गई RL, जैसे कि इधर लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड जो टिपिकली हम देखते हैं RE की वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक है। और फर्दर क्या है कि हमारे पास आर सिग्नल की वैल्यू भी इतनी ज़्यादा नहीं होती और उसको फर्दर बीटा प्लस वन टाइम्स हमने जो है रिड्यूस किया हुआ है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे पास जो नेट रिज़ल्ट आता है वो ये आता है कि आप इस वाले पोर्शन को नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पहली वजह अगर आप इस अप्रोच से यूज़ करते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास ये है कि यहाँ पे हमारे पास बेस की साइड पे कोई एक्साइटेशन सोर्स मौजूद नहीं है। आप एमिटर या कोलेक्टर के थ्रू आप बेस की बायसिंग को फोर्स नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास बेस से कोई भी करंट एज सच डायरेक्टली आप फोर्स नहीं करवा रहे, ठीक है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट ये आता है कि ये वाला ब्रांच आपके पास एक तरह की ऑपरेट नहीं करेगी। तो ये जो मर्जी आप मेथड देख लें, दोनों से आप इस हिस्से को नेगलेक्ट कर सकते हैं और आउटपुट आपके पास RL के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा मैं क्लियर कर देता हूँ। अब जो इसके न्यू डिनोमिनेटर वाली साइड है वहाँ पे आपके पास चीज़ होती है इनपुट पॉइंट से ओवरऑल रेजिस्टेंस के जी, यहाँ से देखने से पे क्या आएगा, तो वो हमारे पास सिंपल है। इधर से हम देखते हैं तो ये हमारे पास आता है RE प्लस RL। इधर से देखेंगे रेजिस्टेंस रिफ्लेक्शन रूल बीटा प्लस वन से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो RL भी बीटा प्लस वन से और RE भी मल्टीप्लाई हो गया, और इस पॉइंट से पीछे यहाँ पे जाते हैं तो उसमें R सिग्नल आपने ऐड कर दिया, तो ये जो है ये हमारे पास वाक़यातन इसी चीज़ के बराबर है जो यहाँ से देखने पे रेजिस्टेंस है। तो जो जनरल हमने एक बनाया था मेथड वो यहाँ पे भी आपके पास अप्लाई होता है और आप डायरेक्टली इस तरीके से रिजल्ट्स को लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया इस तरीके से। यहाँ पे एक चीज़ को आप ऑब्जर्व कर लें कि दिस इक्वेशन इंडिकेट्स दैट ओवरऑल गेन था लोअर देन वन। अब ओवरऑल वोल्टेज गेन जब हम निकालते हैं एक से तो कम होगा। क्यों कम होगा कि ये न्यूमरेटर की टर्म है और डिनोमिनेटर में ये प्लस कुछ एडिशनल टर्म्स हैं। तो अगर ये टर्म्स बहुत कम होती हैं लेकिन ज़ीरो नहीं भी होती हैं तो न्यूमरेटर जो है वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा, तो ओवरऑल वोल्टेज गेन जो है तमाम केसेस में लेस देन वन होगा। फाइन। लेकिन हमारे पास अगर आर सिग्नल की वैल्यू आर एल से कंपेरेबल है या एटलीस्ट बीटा प्लस वन आर एल से कम है तो हम ये वाला जो पोर्शन है इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। और जो आर ई है वो टिपिकली हमारे पास वैसे ही बहुत कम उसकी वैल्यू होती है एज कम्पेयर टू आर एल एंड अदर टर्म्स, तो ये भी हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इन द मोस्ट आइडियल केसेस जहाँ पे बीटा प्लस वन आर ई इज मच स्मॉलर देन या RE is much smaller than RL,
एंड आर सिग्नल इज मच स्मॉलर देन बीटा प्लस वन आर एल। तो ये वाली पूरी टर्म आपके पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन आ जाता है। ठीक है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली आप वन लिख सकते हैं, जिसका मतलब है कि ठीक है ये वन के बराबर नहीं लेकिन वन के बहुत करीब इसकी वैल्यू होगी, एंड दैट्स द बेस्ट नेक्स्ट थिंग दैट वी कैन हैव। तो हमारे पास जो है ये वोल्टेज बफर के तौर पे अच्छी तरीके से एक्ट कर रहा है। अच्छा, दूसरा एक जो पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है वो ये है कि हमने ये पूरे के पूरे सिस्टम को अगर हम एक मॉडल के तौर पे देखें, ठीक है, रेजिस्टेंसेस को जो सिस्टम के अंदर, तो वो हमारे पास बेस के पर्सपेक्टिव से देखने पे कुछ इस तरह बनती है। मसलन कि बेस के पर्सपेक्टिव से देखने पे ये रेजिस्टेंस आर ई और आर एल बीटा प्लस वन टाइम्स ज़्यादा नज़र आती है और उनके दरमियान में डिवाइडर इधर लगा है। तो जब बेस से देखेंगे ये आर सिग्नल एज इट इज़ रहेगा और बीटा प्लस वन आर ई और बीटा प्लस वन आर एल हो गया। पर अगर हम यहीं पे एमिटर की साइड से देखेंगे, ठीक है, या आउटपुट की साइड से, तो ये आर एल ऐसे ही रहेगा, आर ई ऐसे ही रहेगा। लेकिन जब आप यहाँ से देखने पे तो बेस से आर सिग्नल नज़र आ रहा है, पर जब एमिटर से आप देखेंगे तो वो आर सिग्नल ओवर बीटा प्लस वन हो जाएगा रेजिस्टेंस रिफ्लेक्शन रूल की वजह से। ठीक है, तो जिसका इम्पैक्ट आपके पास क्या होगा कि इक्विवेलेंट मॉडल ऐसे नजर आएगा, ये आर एल है, ये आर ई है और ये आर सिग्नल ओवर बीटा प्लस वन। तो इसी तरह आउटपुट रिलेशन को भी दोनों तरह से लिखा जा सकता है। मसलन कैसे लिखा जा सकता है कि बीटा प्लस वन ऊपर मल्टीप्लाइड है तमाम टर्म्स, तो ये बेस के पर्सपेक्टिव से है, पर अगर बीटा प्लस वन आप कॉमन ले लें, ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा और ये टर्म डिवाइड हो जाएगी बीटा प्लस वन से। और वो कैसे रहेगा, इस तरीके से। तो ये आपने एमिटर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स ओवरऑल आपके पास वही रहेंगे। पर ख्याल रखना है कि कहीं ऐसे ना हो कि यहाँ पे आप या तो इन दो को बीटा प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे और अगर इन दोनों को नहीं किया तो इसको डिवाइड करेंगे। ऐसे ना हो कि आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, इधर डिवाइड किया हो, तो आपके रिजल्ट्स बिल्कुल जो है वो गलत आएंगे। अच्छा जी, अभी ये हमने जैसे स्टार्ट में देखा था कि हमें वोल्टेज बफर क्यों चाहिए, तो ये एक एग्जांपल थी जहाँ पे 200 मिली वोल्ट था, 100 किलो ओम इधर सिग्नल है, 1 किलो ओम लोड रेजिस्टर है। तो इधर हमने कहा था कि जी AVO 1 के साथ हम एक ऐसा सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने जब ये कॉमन कलेक्टर पढ़ लिया है तो अब ये एग्जांपल हमें कहती है कि जी ठीक है, ये एक आपने कॉमन कलेक्टर के साथ ही वोल्टेज बफर इधर बनाना है, तो आप उसमें बताएं कि जी बायसिंग और बाकी ऐसे पैरामीटर्स आपके पास किस तरह से आएंगे। मसलन जो आपके पास है इमिटर बायसिंग करंट जो है वो आपके पास क्या है, IE बीटा की वैल्यू आपने जो है मिनिमम क्या रखनी है, मैक्सिमम अलाउड वैल्यू ऑफ आर सिग्नल आपके पास क्या है। तो इस तरह के पैरामीटर्स जो है हमसे पूछे इस एक जो है कॉन्फ़िगरेशन में। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसके लिए पहला काम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे कॉमन कलेक्टर BJT कॉन्फ़िगरेशन जो है यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ से लेके ऊपर तक ये वही कॉन्फ़िगरेशन है जहाँ पे हमारे पास सिग्नल लगा हुआ है और इस साइड के ऊपर हमारे पास लोड लगा हुआ है। फाइन। अच्छा, अब पहली चीज़ हमसे पूछी गई है IE कि इसको बायस कैसे करेंगे। तो अब ये हम कहाँ से एवेल्यूएट करें। अब इसके अंदर ये है कि हम जब आउटपुट रेजिस्टेंस को देखते हैं, अच्छा पहले तो ये चीज़ है ना कि आप देखेंगे जी एमिटर करंट है, एमिटर करंट कहाँ से फ्लो करता है, वो इधर से फ्लो कर रहा होता है DC के अंदर। ठीक है, और उस पर डिपेंड कौन सी चीज़ करती है, एमिटर करंट, कलेक्टर करंट, वो आपके पास जो है डिपेंड करता है GM के साथ, और GM रिलेट करेगा आपके पास एमिटर रेजिस्टेंस के साथ। इन शॉर्ट हम क्या करेंगे कि जी यहाँ पे हम लेट्स से मैं मॉडल एक बना देता हूँ। ये रेजिस्टेंस देखने में बड़ी रेजिस्टेंस है पर है वैल्यू उसकी कम। RE इज इक्वल टू 10 ओम। ठीक है, ये आपके पास आ गया और ये ऊपर इसी तरीके से बाकी चीज़ें कनेक्टेड हैं जो भी इसको। अच्छा जी, तो ये हमारे पास RE की वैल्यू इधर आ गई। तो जब RE 10 ओम के बराबर है तो यहाँ से हम
सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब हमें पता है कि जी आर ई इज इक्वल टू अल्फा ओवर जी एम। ठीक है, अब अल्फा ओवर जी एम है, इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे, अल्फा ओवर जी एम इज इक्वल टू बीटा, ये अल्फा की वैल्यू में लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय, इसको बल्कि मैं एक और तरीके से लिख लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास जो ये टर्म आएगी किसके बराबर होगी, ये हम ऐसे करते हैं, ये डाल के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग लिख लेते हैं। तो ऊपर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा बीटा और जी एम के, ठीक है बीटा आ गया, ये अभी मैं अल्फा को लिख रहा हूँ, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया इसके बीटा प्लस वन। ठीक है, बीटा ओवर बीटा प्लस वन जो है अल्फा के बराबर है। अब जी एम आ गया, जी एम हमारे पास क्या होता है, आई सी ओवर वी टी, पर डिनोमिनेटर में है ये। ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूँ, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होके आई सी हो गया, और न्यूमरेटर के अंदर मेरे पास आ गया टाइम्स वी थर्मल। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या है कि ऊपर तो हम उसी तरह से रखते हैं, लेकिन जो ये डिनोमिनेटर की टर्म है ये हमारे पास जो है तकरीबन जो है ये हमारे पास मीटर करंट के बराबर होती है। ये हमारे पास मीटर करंट के सॉरी बराबर नहीं होती, ये हमारे पास रिलेशन इस तरह का बल्कि आ जाता है। तो एक तो है कि ये आप इसके लिए आपको बीटा चाहिए होगा, लेकिन बीटा हमें जो है एग्जैक्टली पता नहीं है। तो दूसरा हमारे पास सॉल्यूशन क्या है कि हम ऐसे करेंगे कि इसको इस तरह ब्रेक डाउन करने की बजाय हम टॉप के ऊपर अल्फा ही रहने देंगे। ठीक है, और अल्फा हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर है, तो हमारे पास जो ये रिलेशन आएगा सिंप्लीफाइड, ठीक है, वो हमारे पास आ जाएगा वी थर्मल। वी थर्मल हमारे पास कितना है 25 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय आई सी। ठीक है, और आर ई हमारे पास ये जो है 10 ओम के बराबर था। इसी को हम फर्दर अगर आगे लिखना चाहें तो आई सी इज इक्वल टू 25 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय 10 ओम। ठीक है, यहाँ पे जो है अल्फ़ा को 1 के बराबर प्लेस किया हुआ है, ये आ जाता है, और ये हमारे पास आ जाता है तकरीबन 2.5 मिली एम्पेयर। ठीक है, और आई सी हमारे पास जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई ई जो है वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब मैंने अप्रॉक्सीमेटली का सिंबल मेरे पास नहीं है तो मैंने इक्वल टू लिख दिया, और ये बराबर होगा 2.5 मिली एम्पेयर के। तो फिर हमारे पास मतलब कि 2.5 मिली एम्पेयर करंट जो है बाइसिंग के लिए यहाँ से फ्लो कर रहा है। गुड, ये हमने चीज़ एक एवेल्यूएट कर ली। सेकंड, अब हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द ट्रांजिस्टर बीटा। अच्छा, अब ये मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रांजिस्टर बीटा अब हम ये कहाँ से निकालें। ठीक है, अब इसके लिए क्या तरीका है कि हमारे पास यहाँ पे आर इन की वैल्यू गिवन है कि वो हमारे पास 100 किलो ओम है। अब ये आर इन जो है ये किसके बराबर है, तो आर इन हमारे पास बराबर है, मैं इधर वैल्यू इसकी लिख देता हूँ 100 के, ओम में इधर लिखा था 100 के इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 टाइम्स इस पॉइंट से आगे देखने वाली जो रेजिस्टेंस है वो है आर ई प्लस आर एल। ठीक है, आर ई प्लस आर एल आपके पास आ गया। अब ये हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास आ जाता है बीटा प्लस 1 टाइम्स
अगर हम ये किलो ओहम्स में ही लिखते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है 0.01 प्लस 1K। ठीक है, तो अब इसमें बीटा प्लस वन निकालना है, तो बीटा प्लस वन निकालने के लिए आपके पास अब आ जाएगा बीटा प्लस वन इज इक्वल टू 100 बाय 1.01। ठीक है, ये हो जाता है, और इसके अंदर इसका मतलब है कि बीटा इज इक्वल टू 100 बाय 1.01, इनको ब्रैकेट में लिख देते हैं, -1। ठीक है, अब ये आपके पास एक वैल्यू आ गई। अब ये मतलब कि मिनिमम के करीब ही आपके पास आ रही है, ये मेरे ख्याल में अप्रोक्सीमेटली 98 के बराबर आएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जी अगर बीटा हमारे पास 98 से ज़्यादा होगा तो अच्छी बात है। अब चीज़ ये है कि 100 किलो ओम से कम रेजिस्टेंस पे आपको पेनल्टी पड़ने लग जाएगी। तो आप चाह रहे हैं कि आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो एटलीस्ट 100 किलो ओम हो, जिसका मतलब है कि ये बीटा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो एटलीस्ट 98 बीटा आपके पास हो, 100 हो या उससे ऊपर हो। तो उस केस में ये जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी ठीक है, लेकिन अगर ट्रांजिस्टर का बीटा 98 से कम हो गया तो फिर आपके पास लॉसेस हैं। तो बीटा जो है वो हमारे पास जो है मिनिमम 98 की वैल्यू आ गई उसकी। ठीक है, तो ये जो दो है ये हमने इधर कर लिया। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास पोर्शन है, डिटरमिन द मैक्सिमम अलाउड वैल्यू ऑफ वी सिग्नल इफ वी पाई इज टू बी लिमिटेड टू 5 मिलीवोल्ट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन रीजनेबली लीनियर ऑपरेशन। अब जो लीनियर ऑपरेशन है आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर से आपके पास ये जनरेट होता है। लीनियर ऑपरेशन आता है कि ट्रांजिस्टर के केस में जो आपके पास इधर थोड़ी बहुत जो रेजिस्टेंस आ रही है इसको कर लेते हैं, ये वाले। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो एक रेजिस्टेंस लगी हुई है जो कि RE है। अब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आपके पास आएगी ना, यहाँ पे प्लस माइनस, इस वोल्टेज को आप कहते हैं V पाई। ठीक है, और जो ये ओवरऑल वोल्टेज है इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में उसको हम कहते हैं VI। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्या कह रहा है, ये इस चीज़ की बात कर रहा है कि ये डिटरमिन द मैक्सिमम अलाउड वोल्टेज ऑफ वी सिग्नल, कि ये वी सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी अगर वी पाई जो है वो आपके पास 5 मिली वोल्ट है लीनियर ऑपरेशन रखने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो चेक करेंगे कि 200 मिली वोल्ट के केस में वी पाई क्या आता है। ठीक है, तो 200 मिली वोल्ट के केस में अगर ये आपके पास रेजिस्टेंस 100 के है और ये इनपुट रेजिस्टेंस भी 100 के है तो वी आई क्या होगा। ठीक है, तो उस केस में वी आई इज इक्वल टू 100 के डिवाइडेड बाय, वोल्टेज डिवाइडर लग रहा है, 100 के प्लस 100 के इज टाइम्स जो है मल्टीप्लाई भी इसको करना है 100 के, और ये आपके पास वोल्टेज डिवाइडर का हो गया और इसको मल्टीप्लाई आपने कर दिया 200 मिली वोल्ट से, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा तकरीबन 100 मिली वोल्ट। ठीक है, 100 मिली वोल्ट वी आई आ गया। अब वी आई अगर 100 मिली वोल्ट है तो इस पॉइंट पे वोल्टेज 100 मिली वोल्ट है, आपने इस पॉइंट पे वोल्टेज निकाल ली, तो वी पाई क्या आएगा, पाई में इसी तरीके से लिख देता हूँ, वो आपके पास एक और वोल्टेज डिवाइडर लगेगा इस पॉइंट से आगे, इस पॉइंट से आगे करके, और उसमें आपके पास ऊपर होगा ये 10 ओहम, किलो ओहम्स में लिख लेते हैं 10 डिवाइडेड बाय ये टोटल रेजिस्टेंस ये है 1000 प्लस 10। ठीक है, टाइम्स 100 मिली वोल्ट
इक्वल टू, अब ये कितना होगा, ये मेरे ख्याल में 10 और 10 ओवर 1000 समथिंग, ये अप्रॉक्सीमेटली 1/100 ही आएगा आपके पास। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 मिली वोल्ट हो गया। तो इसका मतलब है 200 मिली वोल्ट के केस में 1 मिली वोल्ट आपके पास वी पाई आ रहे हैं। तो अगर हम वी पाई को 5 टाइम्स इंक्रीज कर दें, ठीक है, वी पाई को 5 टाइम्स इंक्रीज कर दें 1 मिली वोल्ट से 5 मिली वोल्ट, तो जो वी सिग्नल है, क्योंकि सारे ये डिवाइडर्स लीनियर होते हैं, तो ये भी आपके पास 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, जिसका मतलब है कि वी सिग डैश जो भी है नया जो आपके पास आएगा इज इक्वल टू 5 टाइम्स वी सिग्नल। ओरिजिनल जो वी सिग्नल था उसके मुकाबले में 5 टाइम्स हो जाएगा, जो कि 1 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो ये हो गया कि लीनियर ऑपरेशन के लिए आपके पास है। तो ये भी एक इसमें फ़ायदा है कि ये हाईली लीनियर बिहेव करता रहेगा, कि जितनी मर्जी वोल्टेज आप इधर प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर के जो वी पाई है उसकी वैल्यू बहुत कम होगी, 100 टाइम्स या रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। यहाँ पे जैसे 100 टाइम्स रिड्यूस हो गई, तो आपका जो है ये कॉमन कलेक्टर जो है लीनियरली ऑपरेट करता रहेगा। ठीक है, लास्ट चीज़ है उसमें है कि अगर लोड रजिस्टर आप चेंज कर देते हैं 0.5 के और या 2 के और इन केसेस में, तो क्या आपके पास रिजल्ट आएगा। तो इस केस में हम देखते हैं 1 के था, ये ओवरऑल फ़र्क कहाँ पे हमारे पास पड़ना है। फ़र्क हमारे पास ये पड़ना है कि इस पॉइंट के ऊपर अगर हम इन्फिनिटी कंसिडर करें, ठीक है, ए बी ओ निकाल लेते हैं। इन्फिनिटी कंसिडर करने की बजाय मैं देख रहा हूँ कि कोई इजीएस्ट हमारे पास मेथड हो। चलें, ओवरऑल हम गेन का रिलेशन भी लिख लेते हैं कि जी बी इज इक्वल टू आर एल, ठीक है, और डिनोमिनेटर के अंदर आप पूरा लिख लेते हैं आर एल, ये मैं एमिटर साइड से लिख रहा हूँ, प्लस आर ई प्लस आर सिग्नल डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 1, ठीक है। ये आपके पास जो है गेन था, और जब आपने अगर जो है आउटपुट वोल्टेज निकालनी है तो इसको दोनों साइड्स पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो आपके पास है वी आउटपुट अगर निकालना है तो ये इनपुट साइड पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टाइम्स वी सिग्नल से, ठीक है जी। तो अब हमारे पास ओरिजिनल केस में क्या था कि जी लोड की जो वैल्यू है वो 1 किलो ओम थी, तो उस केस में जो आउटपुट है वो हमारे पास आ रही है तकरीबन, हमने एवेल्यूएट नहीं की मेरे ख्याल में, लेकिन ये ओरिजिनली यहाँ पे है तकरीबन 99 मिली वोल्ट या 100 मिली वोल्ट पहले आ रही थी। तो अगर हम लोड की वैल्यू को इधर डबल कर देते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2K टाइम्स 200 मिली वोल्ट, न्यूमरेटर में आ गया, और डिनोमिनेटर के अंदर आपने क्या किया, दोबारा ये लिख दिया 2K प्लस 10 ओहम, क्योंकि ये तो नहीं चेंज होगा, इसको बल्कि 10 ओहम प्लस आर सिग्नल 100K था, इसको बीटा प्लस 1 से डिवाइड किया था, तकरीबन ये जो है 100 टाइम्स कम हो के 1K ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास रिलेशन बन जाता है। तो ये 2 ओवर तकरीबन 3 हो गया, तो 2 ओवर 3 200 मिली वोल्ट का आप देख लें क्या आपके पास आता है। 2 ओवर 3 400 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय 3 133 मिली वोल्ट के करीब जो है ना ये आ जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 133 मिली वोल्ट। तो ये लोड रेजिस्टेंस बढ़ने से तकरीबन यहाँ पे हो जाएगा।
और अगर इसी रिलेशन के अंदर हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, इसको 2K की बजाय आधी वैल्यू पे ले जाते हैं 0.5K, बाकी तो कुछ नहीं चेंज होना, 0.5K पे ले जाते हैं और डिनोमिनेटर में भी इसी तरह 0.5K पे ले जाते हैं, तो उस केस में ये आपके पास हो जाएगा 0.5 ओवर 1.5 जो कि 1/3 हो जाता है। तो 200 का थर्ड पोर्शन आपने लेना है, तो ये आपके पास आ जाएगा, कितना का आएगा, 2/3 0.66 मेरे ख्याल में मिली वोल्ट के करीब आ जाएगा। ठीक है, सेकंड केस में। तो इस केस में आप इसको ले लिया 66 मिली वोल्ट। तो हमें पता ये चलता है कि लोड रजिस्टर के चेंज होने से अभी भी आपके पास तकरीबन जो है फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये कोई परसेंटेज में थोड़ा बहुत चेंज नहीं है, आपने डबल ट्रिपल इसको कर दिया तो उसका भी आपके पास कुछ ना कुछ इम्पैक्ट इधर जो है वो रहेगा। ठीक है, लेकिन है कि ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं है जितना कि ओरिजिनली आपके पास पड़ रहा था। अच्छा जी, ये एग्जांपल का हमने कर लिया, टाइम 46 मिनट्स हो गए हैं हमारे पास लेक्चर को। लास्ट ये हमारे पास में समरी के अंदर हम ये देखते हैं कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन जो है तमाम कॉन्फ़िगरेशन में वो बेस्ट सूटेड है जब आपने गेन एम्पलीफाई करना है। ठीक है, जितना मैग्नीट्यूड आपको चाहिए आप सिंगल स्टेज बना सकते हैं। ठीक है, कि एक ही कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन या मल्टी स्टेज भी बना सकते हैं, एक लगाएं उसकी आउटपुट सेकंड स्टेज को, फिर उसके आउटपुट थर्ड स्टेज को। ठीक है, कैस्केड करने तो ज़्यादा गेन ले सकते हैं। अगर आप लोग जो हैं एमिटर डीजनरेशन रजिस्टर RE को जो है वो यूज़ करते हैं, तो उससे आपके पास जो है परफॉर्मेंस के बहुत सारे पैरामीटर बेहतर हो जाते हैं, लेकिन आपका जो है गेन वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये नेगेटिव एस्पेक्ट है। कॉमन बेस एमिटर जो है वो बड़ा ही कुछ स्पेसिफिक केसेस में हाई फ्रिक्वेंसी में इस्तेमाल हो सकता है, तो वरना उसके जो है काफ़ी मेजर ड्रॉबैक हैं कि वहाँ पे अटेन्यूएशन बहुत ज़्यादा आ जाती है। अगर यूज़ करना हो तो उसको जो है आप कॉमन कोलेक्टर लगा के कुछ ना कुछ बेहतर कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप कॉमन एमिटर स्टेज को ही एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ करें। जो लास्ट आपके पास है कॉमन एमिटर फॉलोअर फाइंड्स एप्लीकेशंस। अच्छा, कॉमन एमिटर फॉलोअर जो अभी हमने पढ़ा है वो हमारे पास उसकी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है, ख़ास तौर पे उस केस में जहाँ पे आपने एक हाई रेजिस्टेंस सोर्स को इस्तेमाल करना हो एक लो रेजिस्टेंस लोड के साथ। ठीक है, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, या दूसरे केस में जहाँ पे आपने जो है मल्टी स्टेज जो है आपने एक एम्पलीफायर बनाया तो उसकी आखिरी स्टेज के तौर पे आप इसको यूज़ कर लेते होते हैं। ठीक है, ताकि आउटपुट रेजिस्टेंस ओवरऑल एम्पलीफायर जो सीरीज है उसकी कम आए। ठीक है, तो ये एक इसका मतलब ये एक समरी होगी इन तमाम की। फर्दर समरी अगर हमने गेन वगैरह के हिसाब से देखनी है और कंपेयर करना है, तो कॉमन एमिटर स्टेज जो है उसकी रेजिस्टेंस β+1 RE है। कॉमन एमिटर विद डीजनरेशन रजिस्टर, उसमें ये कैपिटल RE आपके पास ऐड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि कॉमन बेस की बहुत कम है। तो ये एक ना समरी टेबल आपको बताता है कि कैसे चेंज होता है, जबकि ये मीटर फॉलोअर में β+1 टाइम्स लोड को भी इंकॉर्पोरेट कर देता है। ओपन लूप वोल्टेज गेन -GMRC, इस केस में -GMRC, लेकिन ये डीजनरेशन जो है आपके पास लूप गेन इफेक्ट 1+GMRE का आ गया। कॉमन बेस में भी GMRC है और मीटर फॉलोअर में 1 है। आउटपुट रेजिस्टेंस तमाम में RC है जो कि इतनी कम नहीं है स्वाय मीटर फॉलोअर के, और हम इसीलिए इसको प्रेफर करते हैं कि जी आउटपुट रेजिस्टेंस कम है, ये अच्छी बात है। इनपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा और आउटपुट रेजिस्टेंस कम। ओपन लूप जो ये क्लोज लूप वोल्टेज गेन वो आपके पास यहाँ पे लिखा है। ओवरऑल वोल्टेज गेन के रिलेशंस भी यहाँ पर आपके पास जो है गिवन है। ठीक है, तो इन सबको आप देख के जो है ये समरी इनकी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम ये मल्टी स्टेज जहाँ पे एक से ज़्यादा हो सकता है, ये कॉमन एमिटर को जो है एमिटर फॉलोअर से यूज़ के साथ यूज़ करें, दो एमिटर फॉलोअर्स को एक साथ करें, तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स का हम स्टार्ट करेंगे।